गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल JKR 5962 में। आज हम देखने वाले हैं MA इकोनॉमिक्स के सेकंड सेम के की CCE परीक्षा, जो कि आपकी सेकंड परीक्षा है। ये भी CC की कौन सी है? दूसरी परीक्षा। ये भी है आपकी दूसरी परीक्षा सेकंड CC की। फर्स्ट CC हो चुके हैं, आपके फर्स्ट CC क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं। ये आपके सेकंड CC चल रहे हैं। तो इसमें आपका जो पेपर है सेकंड, जो आपका MA सेकंड में पेपर है, कौन सा सेकंड पेपर है दूसरे नंबर वाला, इसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। ये वाला आपका जो पेपर है वो आपका कितनी तारीख को है? 19 तारीख 8वां महीना 2025। इस तारीख को ये आपका पेपर है। तो इसके कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें लगभग 2 इकाइयाँ पूछी जाएंगी। कितनी इकाइयाँ? 2 इकाइयाँ। हम 2 इकाइयों में आने वाले सभी टॉपिकों का गहनता से अध्ययन करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, IMP क्वेश्चन हैं, MP के मतलब IMP क्वेश्चन हैं, उनको जानेंगे। हम आज जानेंगे बेस मतलब स्टार्टिंग से। ये लगभग आपकी 30 से 40 मिनट की वीडियो रहेगी। 30 से 40 मिनट की वीडियो 30 से 40 मिनट की आपकी ये वीडियो रहेगी। इसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आज हम पढ़ेंगे। और ये इतना ही नहीं कि आपके केवल CCE में ही आएँ। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे लगभग 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 2/9/2025 से आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पता होगा। तो तब से ये पेपर आपके आएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके आएंगे। तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है ना? चलो ठीक है। देखिए, आपको एक बार और बता दूं मैं, क्योंकि MA इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट सेम का CC है, सेकंड सेम का जो CC है आपका, वह परीक्षा पेपर दूसरा पढ़ रहे हैं अपन, मुद्रा एवं बैंकिंग वाला, जो 19/8/2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 2 इकाइयाँ इसमें पूछी जाएंगी और इसमें MP IMP क्वेश्चन रहेंगे, बेस जानेंगे सभी का। ठीक है, 30 से 40 मिनट की वीडियो रहेगी, 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके CC में नहीं बल्कि फाइनल एग्ज़ाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग है, तो इसमें मुद्रा के संबंध में पूछा जाएगा एवं बैंकिंग के संबंध में पूछा जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये पेपर है, उसी के अनुसार ही हम क्वेश्चन करेंगे। मुद्रा के विषय में क्वेश्चन करेंगे और बैंकिंग के बारे में भी जानेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं और बैंकिंग किसे कहते हैं। देखिए, मैं बता दूं, मुद्रा हमारा रुपया होता है। भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। कहीं पर कुछ इस तरीके की जो लेन देन की राशि होती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। बैंकिंग उसे कहते हैं जो हमें सेवाएं देता है। बैंक क्या देती है? हमें सेवाएं देती है। क्लियर हुआ? ये तो हमने थोड़ा बहुत मतलब पेपर है, जो अपना किताब है या पाठ है, उसके विषय में पढ़ लिया। अब चलो हम जानते हैं कि इसके क्वेश्चन। चलो आज जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जानने के लिए हम देखते हैं मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा। ठीक है,
देखिए, मैं ज़्यादातर इसमें पूरी परिभाषा नहीं लिखूँगा, आपको कुछ बोलकर भी बताऊँगा और कुछ इसमें मोस्ट टॉपिक हैं उन्हें नोट करता जाऊँगा। ठीक है। मुद्रा की परिभाषा। भैया मुद्रा की परिभाषा कौन कौन लोग जानते हैं, पहले तो ये बताओ। ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि मुद्रा हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, ये हमारा बीए में भी आया है कई बार और ये फर्स्ट सेम में भी हमसे पूछा गया है। ठीक है। आपका बेस क्लियर होगा, यदि आपने सही तरीके से समझकर पढ़ा होगा तो आप उस विषय को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है। चलो जानते हैं। देखिए, मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा देने से पहले इसके आविर्भाव को जान लेते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, ध्यान रखना आपको। आविर्भाव मतलब होता है उसका प्राचीन या उसका इतिहास। प्राचीन या उसका इतिहास, समझ गए। मुद्रा का इतिहास जानते हैं सबसे पहले। देखिए, जो मुद्रा है हमारी, जो हमारा पैसा है, वो हमारा क्या है, एकदम से तो ये हमारे सामने आया नहीं, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इसका विकास दो रूपों में हुआ है, क्रमिक रूप में और आकस्मिक विकास। आकस्मिक और क्रमिक विकास। ठीक है। ठीक है। इससे जानने से पहले अपन मुद्रा को जान लें कि प्राचीन समय में जब लोग एक दूसरे से, प्राचीन समय में जब हमारे जो पूर्वज रहे हैं बंदर, वो लोग आपस में लेन देन करते थे। कैसे करते थे? पहले वस्तु का लेन देन चलता था। किस चीज़ का? वस्तु का लेन देन चलता था। वस्तु का लेन देन चलता था। वस्तु का लेन देन चलता था तो वस्तु विनिमय में समस्याएं आने लगी। वस्तु विनिमय में कुछ समस्या आने लगी। क्या क्या समस्या आने लगी तो उन्हें नोट करो। सबसे पहले देखो, पहला टॉपिक जो है आपका वो है दोहरे सहयोग। दोहरे सहयोग। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपका मूल्य मापक। मूल्य मापक। मेरी राइटिंग सही नहीं आ रही पर आप समझ लेना मेरी बात आवाज़ से। मूल्य मापक, मूल्य विभाजन, सॉरी वस्तु विभाजन। एक सेकंड यार, वस्तु विभाजन। वस्तु विभाजन। ठीक है। इसे मैं छोटा करके एक साइड में रख देता हूँ। वस्तु विभाजन हो गया। और भी कई समस्याएं हैं जो कि हमारे वस्तु विनिमय में आएंगी। मतलब ये आपका इसमें नहीं पूछेगा आविर्भाव, ये केवल हम आपका वेस कंप्लीट कर रहे हैं, यानी आपको समझा रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। पेपर में इससे संबंधित कुछ भी नहीं आएगा। इतिहास कुछ नहीं आएगा इसका। ठीक है। देखिए, समझना गहनता से। दोहरा सहयोग क्या होता है? दोहरे सहयोग का तात्पर्य है कि ऐसा सहयोग मिलना कि जिसके पास अपनी आवश्यक वस्तु हो और उसके पास अपने लिए आवश्यक वस्तु हो। उदाहरण के लिए माना कि पहले कुछ लोग खाल जो थी उसकी क्या बनाते थे? जो खाल थी उसके बनाते थे कपड़े। क्या बनाते थे भैया? कपड़ा। ठीक है। उसका बनाते थे कपड़ा। और कुछ लोग मांस का उत्पादन करते थे। तो मान लो ये ए व्यक्ति है और ये आपका बी व्यक्ति है। इन दोनों का मतलब ऐसा सहयोग मिलना कि इसे इसकी आवश्यकता हो और इसे इसकी आवश्यकता हो। अर्थात ये खाल देने को तैयार हो और इससे मांस की आवश्यकता हो, और मांस वाला जो व्यक्ति है उसे खाल यानी कपड़ों की आवश्यकता हो, तो आपस में लेन देन कर सकें। तो ऐसा सहयोग केवल देव रूप से या आकस्मिक रूप से ही मिल पाता था। इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। वस्तु विनिमय की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई और इसमें समय भी अधिक लगने लगा कि ऐसा सहयोग ढूंढने में समय बहुत लग जाता था। समझना, समय भी बहुत लग जाता था। ठीक है। फिर दूसरी समस्या क्या हुई अपनी? मूल्य का मापक।
अब मूल्य का मापक, मूल्य यानी मान लो इतना अपने पास क्या है, मास है, और 4 अपने पास कपड़े क्या हैं, कपड़े हैं अपने पास 4 कपड़े बना कर देखता हूँ मैं इसी तरीके से। अब इन कपड़ों को मास की जोड़ा कितना दिया जाए कि हमारा मूल्य मापक हो जाए, 4 कपड़े दिए जाएं या 2 कपड़े दिए जाएं, 1 कपड़ा दिया जाए या आधे 1 किलो मांस लिया जाए, कितना मांस लिया जाए यानी कितना कपड़ा दिया जाए। तो ये अपनी समस्या बन गई मूल्य का मापक। दूसरी थी वस्तु का विभाजन, दूसरी थी वस्तु का विभाजन। अब भैया वस्तु का विभाजन मतलब है, मान लो एक व्यक्ति के पास एक ये गाय है, क्या है, एक ये गाय है, और एक व्यक्ति के पास क्या है, बकरी है, एक व्यक्ति के पास बकरी है, ठीक है। अब भैया जो बकरी वाला है, गाय वाला है, उसे क्या चाहिए, बकरी, और जो बकरी वाला है उसे चाहिए गाय। अब ये समस्या बन गई कि गाय को हम आधे बीच में से तो काट नहीं सकते क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा, इसका विभाजन नहीं हो सकता। बकरी के बदले गाय नहीं दी जा सकती और गाय के बदले बकरी नहीं दी जा सकती। तो ये हमारी समस्या कौन सी हो गई, वस्तु का विभाजन। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्या है। तो ये कुछ समस्याएं थीं, इनके कारण क्या हुआ कि जो हमारी वस्तु विनिमय पद्धति थी बहुत समय से चलती आ रही थी, परंतु समय के साथ इसमें परेशानियां आने लगीं और ये विकास की ओर बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों ने एक बहुमूल्य पदार्थ इस्तेमाल करने लगे। बहुमूल्य पदार्थ। बहुमूल्य पदार्थ क्या थे, सोना हो गया आपका, चांदी हो गई आपकी, तांबा हो गया आपका, पीतल हो गया आपका। ये हमारी पद्धति कई राजा महाराजाओं के संबंध में भी चलती रही। इससे ये हो गया कि मोहरें आप समझते होंगे, सोने की मोहरें, सोने के सिक्के भी आए, कई राजाओं के उस पर झंडे लेते थे, किसी का उस पर चित्र रहता था। ये सब अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग चलते थे। तो भैया इससे काफ़ी हद तक वस्तु विनिमय समाप्त हो गया। क्या हो गया, वस्तु विनिमय काफ़ी हद तक समाप्त हो गया। परंतु जो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही विकास का वो है। परिवर्तन जब संसार में होता है तो विकास भी होता है, ठीक है। तो इतना होने के बाद में फिर धीरे धीरे हमारी आगे चल के जब हमारी ईस्वी लगी तो देश आज़ाद हुआ। तो देश आज़ाद होने से पहले ही हमारा क्या आ गया, मुद्रा, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। ये हमारी 1600 ईस्वी के बाद आने लगी मुद्रा, तो तब से ही इसे मुद्रा कहा जाता। तो ये तो मैंने आपको क्या समझा दिया कि इसका बेस, मतलब प्राचीनता, अब आपको इसके समझने में थोड़ी सरलता रहेगी, समझ रहे हो। अब अपन चलते हैं मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा, तो भैया मुद्रा की वर्तमान युग में, अब इसको नोट करना, यदि आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं तो आपको बेस समझना और अपने आप यदि दिमाग से लिख दोगे तो ठीक है। यदि आपको नोट करना हो तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप नोट भी करते चलना, ठीक है। मुद्रा की परिभाषा, वर्तमान युग में मुद्रा के प्रयोग को देखते हुए मुद्रा की परिभाषा देना एक बहुत कठिन कार्य है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने इसे 2 आधारों पर बांटा है, प्रकृति के आधार पर और विस्तार के आधार पर इसकी परिभाषा दी जाती है। तो प्रकृति के आधार पर सबसे पहले जान लेते हैं अपन। प्रकृति के आधार पर इसकी 3 प्रकार से परिभाषा दी जाती है। पहले नंबर पर आती है सामान्य स्वीकृति, दूसरे नंबर पे आती है आपकी सामान्य स्वीकृति के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका कार्यवाहक परिभाषा, कार्यवाहक परिभाषा। तीसरे नंबर पे आती है आपकी वैज्ञानिक परिभाषा। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, सरल बताऊंगा, आसान बताऊंगा, एक बार में याद हो जाएगी, ऐसे बताऊंगा। देखिए सामान्य स्वीकृति की जो परिभाषा है उसमें मार्शल जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। किसने, मार्शल, अर्थशास्त्री जो मार्शल थे उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। क्या बोला है उन्होंने,
मुद्रा वह है जो, नोट करो, मुद्रा वह है जो किसी विशेष समय अथवा किसी विशेष स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के सभी जगहों पर सामान्य रूप से स्वीकार की जाती हो, वह वस्तु मुद्रा कहलाती है। ये तो हो गई आपकी सामान्य स्वीकृति की परिभाषा। दूसरे नंबर पर आती है आपकी कार्यवाहक परिभाषा। कार्यवाहक परिभाषा कितने दी है? आटले ब्रदर्स, आटले ब्रदर्स। इन्होंने क्या कहा है, इनकी सरल परिभाषा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसको नोट करना, आटले ब्रदर्स के अनुसार कार्यवाहक परिभाषा ये है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। फिर आती है आपकी वैज्ञानिक परिभाषा। वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? वैज्ञानिक परिभाषा प्रोफेसर नेप ने दी है, प्रोफेसर नेप ने दी है। उन्होंने क्या कहा है, राज्य द्वारा जो वस्तु मुद्रा के रूप में संयोजित की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। अर्थात राज्य द्वारा जो वस्तु मुद्रा के रूप में छापी जाती है, निर्गमन की जाती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। बस इतना सिंपल सा है इसकी परिभाषा। अब आती है आपकी विस्तार के आधार पर परिभाषा। क्या? विस्तार के आधार पर परिभाषा। विस्तार पर आपकी 3 परिभाषाएं रही। पहली रहेगी आपकी संकुचित, दूसरी रहेगी आपकी उदार दृष्टिकोण, हाँ उदार दृष्टिकोण, और तीसरा रहेगा आपका उचित दृष्टिकोण। उदार दृष्टिकोण आप लिख लेना। तीसरे नंबर पे आती है आपकी उचित दृष्टिकोण। ठीक है। संकुचित परिभाषा में आप केवल ये लिखना कि जो वस्तु हमारे समक्ष मूर्त रूप में होती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया। ठीक है। उदार दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण में आप आटले ब्रदर्स की परिभाषा लिख दो, मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे। और उचित परिभाषा में आप सामान्य स्वीकृति वाली लिख दो, मार्शल की, जो सभी जगहों पर बिना किसी संदेह बिना किसी विशेष जांच के स्वीकार की जाती हुआ मुद्रा कहलाती है। ये तो हो गई आपकी इसकी परिभाषा। समझ गए होंगे मुझे लगता है। एक बार और समझा दूं आपको, एक सेकंड। देखिए, जहाँ से अपने पढ़ लिया, जहाँ से मुद्रा की परिभाषा, प्रकृति मुद्रा वर्तमान युग में इसका प्रयोग देखते हुए 2 रूपों में अर्थशास्त्री ने इसकी परिभाषा दी है। तो मुद्रा के प्रकृति के आधार पर दी है और विस्तार के आधार पर दी है। प्रकृति में इसकी 3 परिभाषाएं, सामान्य स्वीकृति की, कार्यवाहक की और वैज्ञानिक। सामान्य स्वीकृति की मार्शल ने दी है, कार्यवाहक की आपकी आटले ब्रदर्स ने दी है, वैज्ञानिक आपकी नेप ने दी है। ठीक है, मैंने परिभाषाएं आपको बता दी हैं। ठीक है, आटले ब्रदर्स। ठीक है। अब आता है विस्तार का। बस संकुचित दृष्टिकोण में आप मूर्त रूप लिख दोगे सोने चांदी, और उदार दृष्टिकोण में आप आटले ब्रदर्स, और उचित दृष्टिकोण में आप मार्शल लिख देना। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। परिभाषा आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चाहे कहीं भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, किसी भी विषय में आ जाए, कहीं भी कोई भी पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो। ये उचित परिभाषा है, इसकी कहीं भी कोई भी पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं है। हमने जो बात बताई है आपको, वह आपकी बहुत सारी पुस्तकों में से गहनता से अध्ययन करके ही बताई है। ठीक है। चलो अब दूसरी विषय जानते हैं कि इसके मतलब अपन जानते हैं अब इसके कार्य। अब देखते हैं मुद्रा के कार्य। समझना ध्यान से, मुद्रा के कार्य। ठीक है। अब मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं? देखिए भैया, जिस तरह आज मुद्रा का प्रयोग है उस हिसाब से इसके कार्यों को भी 3 भागों में बांटा गया है। समझना। पहले नंबर पे इसके प्राथमिक कार्य। दूसरा है आपका आकस्मिक गौण कार्य, गौण या इसको सहायक कार्य भी बोलते हैं। इसके प्राथमिक के सहायक। ठीक है। गौण कार्य, प्राथमिक कार्य गौण कार्य होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं इसके आकस्मिक कार्य। चौथे नंबर पे भी एक और पॉइंट आता है आपका
अन्य कार्य, पर इसे आप नहीं भी करोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा आगे। ठीक है, हम केवल इन तीनों कार्यों को ही जानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पहले नंबर पर जो प्राथमिक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर नोट करना आप, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। प्राथमिक कार्य केवल दो हैं। दूसरे नंबर पे है आपका मूल्य का मापक, मूल्य का मापक। ठीक है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, दो आपके प्राथमिक कार्य हैं मुद्रा के। पहले नंबर पे क्या करती है, विनिमय का माध्यम, तो इसको थोड़ा जमा कर लिखेंगे हम, मैं सुना रहा हूँ। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक एवं प्रमुख कार्य है। विनिमय के द्वारा एक वस्तु को, ऐसी वस्तु जिसे हम लेन देन के कार्य में प्रयोग करते हैं, मुद्रा कहलाती है। ठीक है, इसके माध्यम से हम कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर के कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। ये तो गया आपका विनिमय का माध्यम। मूल्य का मापक क्या है, मूल्य का मापक मुद्रा का दूसरा विशेष महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा मुद्रा के रूप में हम किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा को माप सकते हैं। किस सेवा, किस वस्तु के बदले कितनी मुद्रा दी जाए, ये सब हमारे मूल्य का मापक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राइट। चलो दूसरे नंबर पे हैं अपने गुण कार्य। इस गुण कार्यों में पहला कार्य है आपका भावी भुगतान, भावी भुगतान। दूसरा है आपका संचय। तीसरा है आपका हस्तांतरण, हस्तांतरण। ठीक है, भावी भुगतान। ठीक है, भावी भुगतान, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक सेवाधारक या प्रत्येक ग्राहक तुरंत भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता, वह भुगतान को कुछ समय पर टालना चाहता है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो सभी जगह पर सभी लोगों द्वारा समान रूप से स्वीकार की जाती है। आज वर्तमान में अधिकतर व्यापार साख मुद्रा के आधार पर चलता है, यानी वह बाद में, भाई भुगतान का तात्पर्य होता है बाद में भुगतान कर सकता है। संचय, प्राचीन समय में वस्तु विनिमय चलता था, जिसकी वजह से लोग संचय नहीं कर पाते थे क्योंकि वस्तु कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाती थी। परंतु वर्तमान में मुद्रा के द्वारा हम मुद्रा को संचय कर रख सकते हैं ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। हस्तांतरण, हस्तांतरण का तात्पर्य है कि आप मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु को कहीं पर भी बेच करके अन्य जगहों पर उस वस्तु को खरीद सकते हैं। अर्थात मान लीजिए कि गुना एमपी में आपका एक प्लाट है, उसको आप बेच करके भोपाल में जा कर के उसी पैसे से उतना ही प्लाट खरीद सकते हैं। ये आपका हस्तांतरण हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कार्यों में आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में पहला है आपका साख का निर्माण, साख का निर्माण। दूसरा है आपका धन, पूंजी को गतिशीलता, पूंजी को गतिशील। तीसरे नंबर पे है आपका श्रम का विभाजन। मैं केवल 3 ही दूंगा इसके, ये 4 दूंगा। ठीक, बस 3 ही रहने दो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साख का निर्माण, सभी लोग साख शब्द को तो जानते होंगे। साख शब्द हमारा एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या हैं, हमारे साख मुद्रा हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसे हम नगद ना रख करके हमारे खाते में रहती है और उस खाते से हम किसी भी वस्तु को खरीदने पर उसके द्वारा पैसा दे सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, उससे हम साख का निर्माण कहते हैं। यानी मुद्रा हमारी साख का निर्माण करती है और वर्तमान युग में साख हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बिना बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते। अब आप मान लो बड़ा व्यापार है, 2.5-3 करोड़ रुपये, अब आप आकर के लेकर आना जाना तो कर नहीं सकते, तो आप उसे अपने खाते में डाल दो, तो भाई राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी और आपके पास नकद भी है।
ठीक है। पूंजी को गतिशील, यानी पूंजी को गतिशील बनाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये शीघ्रता, यानी पूंजी एक स्थान दूसरे स्थान पर चलती रहे। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता चंचल होती है, तो ये पूंजी की गतिशीलता है। श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन करती है। श्रम का विभाजन कैसे करती है कि श्रम एक जगह पर इतनी राशि मिलेगी, इस काम को करने के बाद इसकी इतनी राशि मिलेगी, ये सब श्रम का विभाजन करती है। तो ये हमारे लगभग मुद्रा के कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, मुद्रा के कार्य और मुद्रा की परिभाषा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ूँगा। अब मैं बताऊँगा कि मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा की विशेषताएं क्या क्या हैं, और मुद्रा का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँगा इसी में। ओके, चलो समझते हैं। ठीक है, बढ़िया है। ओके, आप यदि थोड़ा ब्रेक लेना चाहें तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं। हमारी वीडियो लगभग 31 मिनट यानी आधे घंटे की हो चुकी है। थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके में। चलो, मैं इस मुद्रा का लिखवा दूँ आपको। मुद्रा का महत्व हो गया, विशेषताएं हो गई, और इसके लाभ हो गए। ठीक है, ये सब एक ही मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अब एक ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिन्हें आप चाहे महत्व आ जाए, विशेषता आ जाए, लाभ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जानते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा वस्तु विनिमय को समाप्त कर दिया। वस्तु क्या हो गया, यार पूरा चला गया। पहला है आपका थोड़ी सी त्रुटि आ रही है, एक सेकंड। वस्तु विनिमय को समाप्त कर दिया। दूसरे नंबर का है आपका जीवन स्तर में सुधार किया। तीसरा है आपको उपभोक्ता को महत्व हुआ। चौथा पॉइंट हुआ आपका पूंजी, सरकार को महत्व हुआ। सरकार को महत्व हुआ। पांचवें नंबर पे आती है पूंजी को गतिशील बनाया। कौन हुआ? कितने हुए अपने? 5 कार्य। छठवां कार्य आपका सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई। सामाजिक कल्याण में वृद्धि। ठीक, और भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे आप अपने मन से सोचोगे ना तो बहुत सारे कार्य आ जाएंगे। ठीक है, व्यापार क्षेत्र हो गया। ठीक है, उत्पादक के लिए आवश्यक है। एक और जोड़ो लो 8 बता दूँ मैडम। उत्पादक के लिए महत्व, युद्ध में आदि में, युद्ध हो गया अब आप लोग चाहें तो मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक एक दो लाइनें भी बता दूं, ताकि आप
इनके आगे लिखना चाहो तो लिख दो, वरना इन्हीं यदि आप अच्छी तरीके से जमा कर लिखोगे कि मुद्रा के द्वारा हम युद्ध में सभी वस्तुओं को अस्त्र शस्त्रों को खरीद सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिखोगे तो ये आपका एक टॉपिक बन जाएगा, मतलब एक लाइन बन जाएगी। तो आप इसे भी इस तरीके से लिख सकते हो। यदि थ्योरी टाइप में लिखना है तो इसको इस तरीके से कर करके इसके नीचे एक या दो लाइन बढ़ा सकते हैं, तो ये थ्योरी हो जाएगा। पर इसके महत्व यदि मतलब इसको ऐसा लिखना है कि यदि परिभाषा ही पूछ ले आपसे, इसके कार्य ही पूछ ले और इसका महत्व पूछ ले, तो इस तरीके से लिखना है लाइनों में। और यदि आपसे केवल महत्व पूछ ले, विशेषता पूछ ले अलग से, तो एक अलग क्वेश्चन से, तो आपको इनके थ्योरी टाइप भी लिख देना है, ठीक है, ताकि आपका आगे पेज भी भरें और दिमाग में ठहरे, ठीक है। चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें अपन। वस्तु विनिमय को समाप्त कर दिया। मुद्रा हमारी एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके द्वारा वस्तु विनिमय समाप्त हो चुका है। जीवन स्तर में भी सुधार, ये सब आप देख लोगे आराम से। उपभोक्ता के लिए भी महत्व हुआ है ताकि वह कहीं पे भी पैसे कमा कर ला सकता है और वस्तु को पैसे से खरीद सकता है। सरकार को महत्व हुआ, टैक्स लगाने में, जीएसटी लगाने में, सब में महत्व हुआ। पूंजी को इसने गतिशील भी बनाया है, नहीं तो पहले वस्तु विनिमय कम हो पाता था। सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई, सरकार अब सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। उत्पादक के लिए महत्व हुआ, उत्पादक अपने लागतों को पैसों में भुगतान कर सकता है, ठीक है। और युद्ध में भी आपका महत्व हुआ। ये सब आप लिख लोगे आराम से। तो हमारे 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। परिभाषा हो गई और इसके कार्य हो गए और इसका महत्व विशेषता लाभ हो गई, ठीक है। मोस्ट तो आप हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें आपका मुद्रा का मूल्य ये सब बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप बोरिंग ना हो, इसलिए हम इसे अभी समाप्त कर रहे हैं। एक बार और मैं इसे आगे पीछे करके बता दूं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।